Hello students, welcome to Maths Magnetics. I am Baldev Raj and I have been teaching mathematics from last 30 years. So students, जैसा कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि अब आपको ना तो ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत है, ना ही कोई ग्रुप कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है और ना ही आपको इंडिविजुअल कोचिंग की ज़रूरत है। आपको सिर्फ मेरी वीडियोस को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और जैसा जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपने स्टडीज़ करनी है। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है उनके लिए। नंबर 1 कि आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है बिल्कुल। अगर आपको ये चैप्टर आता भी है, जैसे आपने मान लीजिए कहीं से इसको पढ़ा हुआ है, तो भी आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी ऐसे कंसेप्ट बता दिए जाते हैं, अगर आपने स्किप किया तो वो कंसेप्ट आपके मिस हो जाएंगे। और दूसरी बात, मैं कुछ अलग ही वे में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। मैं कोई एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता के अपने ही क्वेश्चन करा दूंगा और उनमें से कुछ क्वेश्चन में भी एनसीईआरटी के भी होंगे। लेकिन ऐसे नहीं, मेरी वीडियोस ऐसे नहीं बनेंगी कि दिस इज एनसीईआरटी 2.1 एक्सरसाइज 2.2 3.1 3.9। इस तरह से मैं आपको एनसीईआरटी की नहीं बना के दे रहा, क्योंकि इस तरह से कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। अगर आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी है तो आपको खुद क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको यहाँ कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और जब आप खुद क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी वो एक अलग ही टाइप की होगी। और क्योंकि मुझे 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इसलिए नॉर्मली हमें आइडिया होता है कि कौन सा क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता है। तो हम नॉर्मली कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमें लगता है कि अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो हम खुद ही करा देते हैं, लेकिन रेस्ट एक्सरसाइज आपको खुद करनी। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर किया, जो मैंने पहली वीडियो डाली है। और जो लोग इस चैनल पे नए आ रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप उस वीडियो को देख ले जो मैंने इससे पहले डाली है, हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन एग्जाम्स, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। तो यहाँ मैं बार बार अब उसकी बात नहीं करूंगा, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा हुआ है। एक आपने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर आपने पढ़ा हुआ है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं आपके? होल नंबर और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आपने पढ़ा हुआ है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आ जाते हैं, जैसे -3 -2 -1 एंड सो ऑन। फिर आपने पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लास में रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आपने पढ़ा हुआ है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके? जैसे √3 √5, ये सब इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। तो हमें एक और सेट ऑफ नंबर्स पढ़ना है जिसको कि हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत आपको क्यों पड़ी? वैसे तो अगर आप ध्यान दें तो आपको अपनी छोटी क्लासेस में, जैसे 3rd 4th में, सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया गया था। नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स, फिर धीरे धीरे जैसे आपकी क्लास इंक्रीज हुई आपको इंटीजर्स के बारे में बताया गया, फिर आपको रेशनल नंबर्स के बारे में बताया गया और फिर इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो बच्चों, मैं आपसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, जैसे x² + 3 = 0, और मैं कहता हूं आपसे कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो आप कहेंगे इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर x² + 3 = 0 को आप सॉल्व करेंगे तो x² की वैल्यू आ जाएगी -3 और x की वैल्यू आ जाएगी +- √3
-3। अब आपको नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना नहीं आता, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में जब ये पॉसिबिलिटी आपके सामने आई थी तो आपको बता दिया गया था कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव टर्म्स का रूट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अब 11th में ऐसा नहीं होगा, आपको नेगेटिव टर्म्स का रूट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम जो सेट ऑफ नंबर्स इंट्रोड्यूस करेंगे उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव टर्म्स का स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो बच्चों, अगर मैं मैग्नीट्यूड में देखूं, जैसे अभी मैंने यहाँ ±√3 देखा है, तो x की वैल्यू अगर फॉर एग्जाम्पल √-7 होती तो उस केस में क्या होता, मैं इनमें एक ही चीज कॉमन देखता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो एक बेसिक टर्म है, सबसे छोटी टर्म है इन मैग्नीट्यूड अंडर रूट के अंदर। तो हम उस टर्म को किसी एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अंडर रूट -1 को एक टर्म है आई लिखते हैं, आई का मतलब आयोटा, इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर आपको इनकेस -√3 निकालना है तो उसका मतलब हो जाएगा √3 इंटू -√1 और -√1 की जगह आप लिख देंगे आई। तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 3 जो है उसको हम √3 आयोटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका मान लीजिए -16 है तो हम उसको लिखेंगे 16 इंटू √(-1) और आपको पता है कि √16 4 होता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 4 आयोटा। तो हमने देखा कि अब हम नेगेटिव टर्म्स के स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ एक एजम्पशन से कि हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई के इक्वल लिख देते हैं और आई का मतलब होता है आयोटा। तो अब हमें नेगेटिव टर्म्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब डी नेगेटिव आ जाता था किसी भी इक्वेशन का तो आप उसे सॉल्व नहीं करते थे, ये कह देते थे कि रूट्स आर नॉट रियल। अब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 11th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा कि जब हमारा डी यानी डिस्क्रिमिनेंट जिसे आप कहते थे अगर वो नेगेटिव आ जाएगा तो भी हम उसको सॉल्व करेंगे, उन रूट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहीं से हम सबसे पहला कंसेप्ट इस चैप्टर का पकड़ते हैं, जिसमें कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि अब हमने याद कर लिया आयोटा की वैल्यू हो गई -1 अंडर द रूट। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो मीन्स आयोटा स्क्वायर हो जाएगा √(-1) का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा आपका -1। तो अब आपने एक चीज और याद कर ली कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। यानी अगर हम आयोटा को -1 अंडर द रूट ले लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। और अगर मैं इसकी एक बार और स्क्वायरिंग कर लूं तो ये हो जाएगा आयोटा 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आयोटा 4 हो जाएगा और यहां पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी अब हमारे पास 3 वैल्यूज हो गई, एक आयोटा हो गया, आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा की वैल्यू आ गई -1 अंडर द रूट। एक हमारे पास आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 और एक हमारे पास आयोटा 4 हो गया, आयोटा 4 की वैल्यू हो गई 1। इसके बीच में एक टर्म और आएगी, अगर हम आयोटा क्यूब को कंसीडर करें तो आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -ऑफ आयोटा इंटू 1, यानी कि -ऑफ आयोटा। तो अब हम देखते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया आयोटा जो कि -1 अंडर द रूट होता है, हमने पढ़ लिया आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, हमने पढ़ लिया आयोटा क्यूब जो कि माइनस आयोटा होता है और हमने पढ़ लिया आयोटा 4 जो कि 1 होता है। तो यहीं से हम इस आयोटा के कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं कि आयोटा 4 1 होता है। इसका मतलब हो गया कि जब भी आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होगी तो उस टर्म की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो बच्चों आपको यह बात याद रख लेनी है कि जब भी आयोटा 4
जब भी आयोटा की वैल्यू 4 का मल्टीपल होगा तो उसको हम 1 कहेंगे। तो बच्चों अब हमने देख लिया आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल हो गया। अगर आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल हो गया, दिस मीन्स अगर अब कभी आपको फॉर एग्जांपल आयोटा 8 कैलकुलेट करना है वो भी 1 होगा, आयोटा की पावर 12 कैलकुलेट करना है तो वो भी 1 होगा। दिस मीन्स जब भी आयोटा की वैल्यू 4 के मल्टीपल्स में आएगी तो उस टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ जिसे आप समझ लीजिए कि कभी भी आपको आयोटा की पावर 4 से ज्यादा कैलकुलेट करनी है तो आपको, जैसे मैं बहुत बड़ी टर्म लिख दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया आयोटा 78 और आपसे कह दिया जाता है कि आयोटा 78 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो आयोटा 78 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सीधे सा कंसेप्ट है, आप 78 को 4 से डिवाइड कर दीजिए और देखिए रिमाइंडर कितना आता है। क्योंकि अगर वो 4 का मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और अगर वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा तो रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। जैसे यहां पर अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे 78 को तो आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। देखिए कैसे, आपको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 76 इंटू आयोटा स्क्वायर। दिस मीन्स जब मैं 78 को 4 से डिवाइड करूंगा तो वो इस तरह से आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। और हमें पता है कि जब वो 4 का मल्टीपल होता है तो वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि अगर 4 का मल्टीपल नहीं है और रिमाइंडर 2 आ रहा है तो उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। आप एक और एग्जांपल से देख सकते हैं इसको, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ जाता है आपका आयोटा 74, तो 74 में भी वही होगा, जब आप इसको 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा आयोटा 72 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा 72 1 हो जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है -1। अब ये तो हो गया वो केस। अब आपको ये याद रख लेना है, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है कि जब भी आयोटा की पावर 4 से ज्यादा आ जाएगी तो उस केस में हम उस पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना आता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया कि अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो उस केस में उस टर्म की वैल्यू हमेशा -1 है। अब फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर रिमाइंडर 3 आ जाता है, तो अगर रिमाइंडर 3 आ जाता है तो हम इसको इसी के क्लोज का एक एग्जांपल ले लेते हैं आयोटा 75। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक टाइप से ये आ जाएगा आयोटा 72 इंटू आयोटा क्यूब, और जब ये आयोटा, तो फिर वो बात है आयोटा 72 की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है, और आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये टर्म बन गई माइनस आयोटा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आयोटा की पावर 4 से ज्यादा है और रिमाइंडर 3 आता है तो उस केस में उसका सिंप्लीफाइड आंसर माइनस आयोटा हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आयोटा 99। तो जब हम आयोटा 99 लिखेंगे और उसको हम 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक करेंगे तो आयोटा 96 इंटू आयोटा क्यूब, फिर वही बात आयोटा 96 1 आ जाएगा, आयोटा क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये फिर से माइनस आयोटा आ गया। तो अब मैंने आपको 2 कंसेप्ट और समझा दिए कि अगर रिमाइंडर 3 आएगा और अगर रिमाइंडर 2 आएगा, और अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो उस टर्म की वैल्यू -1, अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो उस टर्म की वैल्यू माइनस आयोटा। एक पॉसिबिलिटी और, जैसे कि आपका ये ऐसे हो जाता आयोटा 73, तो हम उसको लिखते आयोटा 72 इंटू आयोटा, और आयोटा 72 फिर 4 का मल्टीपल है 1 हो जाएगा, तो इस टर्म का आंसर आयोटा आ जाएगा। तो एक बार फिर से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो, अगर रिमाइंडर 1 आया तो आंसर आयोटा, अगर रिमाइंडर 2 आया तो -1, और अगर रिमाइंडर 3 आया तो माइनस आयोटा। अब सोचो बच्चों, अगर यही आयोटा की पावर माइनस में आ जाए कभी तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आयोटा की पावर माइनस का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आ जाए आयोटा -10, तो हम इसको पहले ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन आयोटा 10। हम उस पावर को नीचे ले आएंगे और फिर हम वही कंसेप्ट अपना लगाएंगे, हम इसको लिख देंगे 4 के मल्टीपल्स में, यानी 1 अपॉन आयोटा 8 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा 8 1 हो गया तो ये आपका आ जाएगा 1 बाय
आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 1/-1, तो ये सिंप्लीफाई होके आपका -1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आयोटा -17 होता तो हम इसको लेंगे 1/आयोटा 17, अब हम इसको 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक करेंगे, 1/आयोटा 16 इंटू आयोटा, और आयोटा 16 4 का मल्टीपल होने की वजह से 1 आ जाएगा, तो ये 1/आयोटा रह जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर में आयोटा बचेगा आपका, उस केस में आपको इसको रेशनलाइज करना पड़ता है, तो इंटू आयोटा अपॉन आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आपका आंसर आ गया -आयोटा। तो अब इस तरह से सॉल्व करेंगे आयोटा की पावर्स को जब वो 4 से ज्यादा आ जाएंगी। तो ये कंसेप्ट होता है जिसको मैंने आपको क्लियर कर दिया है मेरे हिसाब से। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे पढ़ते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ आपको आयोटा के बारे में बताया है। एंड एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों ये बात समझ लो, कोई भी नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b आपके रियल नंबर होते हैं। मीन्स अब रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, सारे होल नंबर आ जाते हैं, सारे इंटीजर आ जाते हैं, सारे रेशनल नंबर आ जाते हैं, और सारे इरेशनल नंबर आ जाते हैं। तो इसका मतलब a और b इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल नंबर हुआ तो z इज इक्वल टू आ जाएगा जैसे 1 + 2 आयोटा। अगर मैं a को 1 ले लूं और b को 2 ले लूं तो ये 1 + 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए आपने a और b रेशनल नंबर लिए तो z इज इक्वल टू 3/4 प्लस 5/2 आयोटा। यहाँ पे मैंने a को 3/4 ले लिया और b को 5/2 ले लिया, तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 + √2 आयोटा। यहाँ मैंने a को 1 ले लिया और b को √2 ले लिया। तो ये मतलब नहीं है कि अगर a नेचुरल नंबर है तो b भी मुझे नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा। आपका b रेशनल नंबर भी हो सकता है, आपका b इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो जो जितने भी नंबर इस फॉर्म के होते हैं a प्लस आयोटा b फॉर्म के, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया आपको। अब यहां पर जो a होता है उसको रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो रियल पार्ट ऑफ z इज a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहां पे भी बच्चों में काफी स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन होती है कि वो इमेजिनरी पार्ट में आयोटा b कह देते हैं। नहीं, इमेजिनरी पार्ट b है, यानी जो आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा 1 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट हो जाएगा 3/4 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 5/2। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा 1 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा √2। अब एक बात जो बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट आप तभी कैलकुलेट करोगे जब नंबर ऑलरेडी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दिया है। अगर नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं दिया है तो आप उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट तब तक नहीं करोगे जब तक कि आप उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं लिया होगा। तो बच्चों अब देखो, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, इसका वो आपसे अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछते हैं तो जब तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं बता सकते। तो हम इसको पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाते हैं। तो देखिए z इज इक्वल टू 3 आयोटा स्क्वायर, मैंने आपको बता दिया -1 होता है, और आयोटा क्यूब को हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और इसको लिख देंगे आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, ये z इज इक्वल टू 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया और आयोटा 4 की जगह 1 आ गया। आयोटा स्क्वायर फिर -1 होता है, तो z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और ये -1, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 माइनस आयोटा। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो गया 3 और इमेजिनरी पार्ट होगा माइनस आयोटा नहीं -1। तो रियल पार्ट इसको ऐसे लिखा जाता है रियल z। तो रियल z कितना हो गया 3, और जो इमेजिनरी z होगा, इमेजिनरी z हो जाएगा -1। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करते हैं।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। हमने पढ़ लिया कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है। हालांकि हम इसको ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो अभी तो मैं आपको बेसिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, और जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स वगैरह में हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी स्टडी करेंगे। जैसे आपने नेचुरल नंबर को लाइन पे स्टडी कर रखा है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे भी स्टडी किया जाता है। तो हम आगे आ जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिशन की। तो हम मान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में सबसे पहले हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी, और हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं। तो देखो बच्चों, जब इनको ऐड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, Z1 प्लस Z2, और क्या हो जाएगा वो a प्लस आयोटा बी प्लस c प्लस आयोटा डी, ये इनका एडिशन हो जाएगा। अब हम इनको कैसे ऐड करेंगे, आपको ये देखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जैसे इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट b है, और Z2 का रियल पार्ट c है, इमेजिनरी पार्ट d है। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो एक इस टाइप का नंबर आ जाएगा जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है कि एज द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैं सीधा सीधा लिख देता हूं शॉर्ट में कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स is closed with respect to addition। या आप ऐसे कह सकते हैं sum of two complex number is closed with respect to addition, ऐसे भी कह सकते हैं। इस क्लोज का क्या मतलब होता है, क्लोज का मतलब होता है जैसे आप दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो नेचुरल नंबर आता है, ऐसे ही अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। सिमिलरली अगर आपने इनको सेपरेट करना है, तो अगर हम इनको सेपरेट करते हैं तो हम Z1 माइनस Z2 लिखेंगे, और वो हो जाएगा a प्लस आयोटा बी और माइनस ये हो जाएगा c प्लस आयोटा डी। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो सेपरेट करेंगे सॉरी, तो ये होगा a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस डी। तो इस बार भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस सी, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, b माइनस डी। आगे समझो इसी तरह से। इसके बाद जो और प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो ये होती है कॉम्यूटेटिव। क्या होता है, देखो ये आपको और कोई नहीं पढ़ाएगा क्योंकि इसके बारे में ऐसे कह दिया जाता है ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है सिलेबस में। कंसेप्ट्स यहीं से क्लियर होते हैं आपके। तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है, देखो जैसे बच्चों नेचुरल नंबर में 3 प्लस 4 कर दो या 4 प्लस 3 कर दो, एक ही बात है। तो उसी तरह से अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो कॉम्यूटेटिव का मतलब हो जाएगा, मैं आपको कॉम्यूटेटिव का मतलब बता देता हूं। कॉम्यूटेटिव का मतलब हो जाएगा कि कॉम्यूटेटिव इंप्लाइज Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। यानी चाहे आप Z1 प्लस Z2 कर दो, चाहे Z2 प्लस Z1 कर दो, रिजल्ट सेम ही आएगा। इसके बाद थर्ड होता है आपका एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या होता है आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, चाहे आप इस वे में ऐड कर दो, और चाहे इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, चाहे आप इस वे में ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा। जैसे आप 3 प्लस 4 प्लस 7 कर दो, यानी 4 और 7 को पहले ऐड करके उसमें 3 ऐड कर दो, या उनकी ब्रैकेट्स को चेंज कर दो, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी से मीनिंग होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दिया जाए कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए आपके पास। दिस मीन्स जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो इसमें आप कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो कि यही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए। तो इसका मतलब हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, हम इसमें ऐड कर सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा।
क्योंकि जीरो को हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलेंगे, 0 + 0 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस मीन्स 0 + 0 आयोटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो समझ आ गया बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी से मीनिंग होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया जाए कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मीनिंग होता है कि किसी, देखिए एडिटिव का मतलब होता है एडिशन, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दिया जाए कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया 2 मिनट पहले, 0 + 0 आयोटा, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दो कि 0 + 0 आयोटा आ जाए। तो जैसे कि अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, तो इसमें कुछ ऐसा ऐड कर दिया जाए कि 0 + 0 आयोटा आ जाए। तो ऑब्वियस है आप इसमें इसी का नेगेटिव ऐड कर दो। दिस मीन्स -z इज द एडिटिव इनवर्स। दिस मीन्स -z इज द एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो ये बच्चों होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उससे पहले 2 टर्म हम पढ़ेंगे, जिसमें एक को कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम पहले पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों देखो, जैसे मान लो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z = a + आयोटा b, और वो आपसे कहते हैं कि इसका कॉन्जुगेट निकालिए। तो कॉन्जुगेट निकालने का कुछ नहीं मतलब होता। कॉन्जुगेट निकालने का मतलब होता है कि आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। लेकिन एक बात फिर से ध्यान रखना, अगर नंबर आपको a + आयोटा b के फॉर्म में नहीं दिया तो पहले आपको उसको a + आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही आप उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, साइन चेंज सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का करना है, रियल पार्ट को आपने टच भी नहीं करना। तो देखो कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अगर z a + आयोटा b है तो z बार हो जाएगा a - आयोटा b। सो दिस मीन्स कि जो कॉन्जुगेट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो a - आयोटा b होता है। और एक बात साथ साथ ही समझ लो, अगर हम कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट कर दें, दिस मीन्स 2 बार कॉन्जुगेट कर दें, तो अब इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो वो हो जाएगा a + आयोटा b, यानी वापस z आ गया। दिस मीन्स अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार साइन चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट का, तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। आगे समझ। इसके बाद हम आते हैं एक टर्म और जो मैंने आपको पढ़ानी है, वो होता है मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बाद में हम पोलर फॉर्म के अंदर भी पढ़ेंगे, ग्राफिकली समझेंगे वहां पर। तो अभी तो हम ऐसे फॉर्मूला याद करेंगे इसका, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, अब देखो जैसे z = a + आयोटा b होता है, तो जो मॉड z होगा, यानी इसको मॉड z का मतलब मॉड्यूलस ऑफ z होता है, वो होता है √a² + b²। अब एक बात यहां ध्यान रखना कि जब आप मॉड्यूलस निकालेंगे तो आप आयोटा नहीं लेंगे, यानी दूसरे वर्ड में इसको ऐसे भी कह देते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है तो कुछ बुक्स वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं, mod z = √, रियल z मतलब रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का और इमेजिनरी z का स्क्वायर। तो अब देखो जैसे मैंने सामने कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b लिखा है, तो इसका रियल पार्ट क्या है a और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है b। तो मॉड्यूलस को ऐसे भी लिखा जाता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। अब मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है z = 4 - 3 आयोटा, और आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जो मॉड z होगा वो होगा अंडर द रूट, जैसा कि मैंने आपको बताया, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी -3²। तो ये आपका 5 आ जाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट कई बार एक मिस्टेक कर देते हैं कि जब वो मॉड्यूलस कैलकुलेट करते हैं तो वो यहां पर 3 लिख देते हैं। हालांकि आंसर सेम आ जाएगा, बट
चेक करने वाला आपका इसको कैंसिल काट सकता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि आपको इसका मतलब पता ही नहीं कि आपको इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना होगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे ये z था 4 - 3 आयोटा, अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे z बार, तो वो क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। और अगर मैं इसका मॉड्यूलस निकालूंगा, किसका, उसके कॉन्जुगेट का, तो वो भी 4² + 3² यानी कि 5 आएगा। दिस मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस हमेशा सेम होता है। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे हमने अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखा, तो मान लीजिए z1 = a + आयोटा b है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अब हम ले लेंगे z2 = c + आयोटा d है। तो फिर वही बात हो गई कि जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट b है, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट c है, इमेजिनरी पार्ट d है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मीन्स हम इनको करेंगे z1 z2, तो वो क्या हो जाएगा a + आयोटा b × c + आयोटा d। तो बच्चों आपने एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, जैसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ac। अगर हम a को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आयोटा ad। आयोटा b को c से करेंगे तो आयोटा bc, और अगर आयोटा b को आयोटा d से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर bt। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जब हम यहाँ पर -1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपको ac - bd, और प्लस आयोटा कॉमन, ये हो जाएगा ad + bc। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो नया जो नंबर आया वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसका रियल पार्ट ac - bd है और इमेजिनरी पार्ट ad + bc है। सो दिस मीन्स जैसे हमने सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लोज कहा था, ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी क्लोज कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दैट इज जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्टेंट नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। इसी तरह से अब इसमें और प्रॉपर्टीज जैसे हम करेंगे z1 × z2 = z2 × z1। दिस मीन्स जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। इसी तरह से अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे z1 z2 z3, देन इट शुड बी इक्वल टू z1 z2 z3। तो आप किसी भी वे में मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लिकेशन सेम आएगी। दिस मीन्स प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, क्योंकि इसको एसोसिएटिविटी बोला जाता है। ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इस तरह से अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या हो जाएगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। दिस मीन्स जैसे आपका z इज इक्वल टू a + आयोटा b है, तो आप इसको किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करो कि a + आयोटा b ही आ जाए। तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 + 0 आयोटा। बिकॉज जब आप a + आयोटा b को 1 + 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो अब आपको याद रखना है कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो 1 + 0 आयोटा होती है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, और इसके बाद हम आज की क्लास को वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा ही वे है पढ़ाने का। एक क्लास में कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, और अब आप इन कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से कर लोगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी बच्चों, शायद कल ही 2 वीडियो आ जाएं, मतलब आज एक जो आप देख रहे हैं और रात को ही दूसरी वीडियो आ जाए। तो इसीलिए आज के दिन में आप इन कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेना, ताकि क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब जिस तरह से एडिटिव इनवर्स था, क्या था कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नंबर ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी 0 + 0 आयोटा आ जाए। उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी यही मीनिंग है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 + 0 आयोटा। तो अभी मैं आपको
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट समझाता हूं और निकाल के दिखाता हूं। तो देखिए, जैसे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अब मैं कहता हूं कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, तो मैं लेट कर लेता हूं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज x प्लस आयोटा वाई। मैंने इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को x प्लस आयोटा वाई एज्यूम कर लिया, किसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, z के, और z क्या है, a प्लस आयोटा b। तो मैंने भी आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। आप कंसेप्ट को समझिएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो मैं इसका बना ही लूंगा अभी। मैं चाहता हूं कंसेप्ट को समझ जाइए, क्वेश्चंस एकदम इजी हो जाते हैं। मैथ्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, a प्लस आयोटा b और x प्लस आयोटा वाई, एंड व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर शुड बी 1 प्लस 0 आयोटा। एज मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उससे 1 प्लस 0 आयोटा आ जाए, या दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं 1 आ जाए। तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं, इसीलिए मैं 1 प्लस 0 आयोटा दे रहा हूं उसको। तो अब मुझे चाहिए था x प्लस आयोटा वाई का वैल्यू, तो x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस आयोटा की वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी। ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस आयोटा वाई की। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दिस मीन्स z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन z। अगर मैं ध्यान से देखूं तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 ओवर z। लेकिन ये जो 1 ओवर z की वैल्यू आ रही है, दैट इज 1 ओवर a प्लस आयोटा बी, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कह दिया था कि अगर इवन आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो जब ये डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लाते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, कुछ नहीं होता है, इसको रेशनलाइज करना होता है इसके अपोजिट साइन से। तो ये हो जाएगा 1 a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ध्यान से देखिए, x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू आ जाएगी a माइनस आयोटा बी अपॉन, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आ जाएगा a माइनस आयोटा बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला बना रहा हूं, z की वैल्यू a प्लस आयोटा बी है, तो a माइनस आयोटा बी का z से क्या रिलेशन होता है। मैंने अभी बताया था कि अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाए तो कॉन्जुगेट हो जाते हैं, और कॉन्जुगेट ऑफ z जो होता है z बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब जो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला बनाने वाला हूं मैं z का, वो हो जाएगा z बार अपॉन, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है मॉड्यूलस ऑफ z रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों, z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। फॉर्मूला याद करने से अच्छा कंसेप्ट पे ध्यान लगाइए। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा। अगर वो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं है तो आपको पहले उसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है, और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करें। मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की बात नहीं कहूंगा, शेयर करें, ताकि अगर मैं कोई नॉलेज देना चाह रहा हूं तो बहुत स्टूडेंट्स के पास जाए। क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में कह दिया था कि मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस लाखों स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं, और क्योंकि मैं यहाँ टाइम डिवोट कर रहा हूं, मुझे और भी बहुत पढ़ाना होता है, बिकॉज आई एम हैविंग 70 to 80 स्टूडेंट्स एट दिस टाइम। लेकिन फिर भी मैं यहाँ टाइम निकालूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी नॉलेज को सब जहां तक मेरे लिए पॉसिबल हो मैं वहां तक पहुंचा सकूं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।